दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का 2022 का शिफ्ट। ये शिफ्ट हुआ था 24 जनवरी को। आज 24 जनवरी में टोटल 2 शिफ्ट्स हुए थे। आज फर्स्ट शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट शिफ्ट में मैं कंपोनेंट डिस्कस करूंगा आज मैथ्स का। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे बात की है कि जितनी भी ये शिफ्ट्स हुई थी जो सीबीटी बेस्ड पेपर हुआ था, इसमें 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 20 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड है, बट मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 13 हैं और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो 7 है। तो आज के इस कंपोनेंट में मैथ्स में हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ्स के, ठीक है। बाकी आप देखिएगा आज का लेवल क्या है, इस शिफ्ट का लेवल क्या था। आप वीडियो को पॉज करना, पहले अपने एंड पे इसको सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद देन देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if A got 624 marks and B got 468 marks, then what percent of A's marks is B's marks? अब देखिए, ये हमने लास्ट टाइम जो लास्ट शिफ्ट किया है उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस जो वैल्यूज है आपकी वो चेंज हुई थी। शायद मुझे जहां तक याद है 612 था और 400 समथिंग कुछ वैल्यू थी, बिल्कुल सेम था, बस शिफ्ट अलग थी और वैल्यूज चेंज हुई थी। अदरवाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाला हुआ। और इस शिफ्ट में हम ये पढ़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट बिल्कुल लैंग्वेज भी सेम है, बस वैल्यूज को उन्होंने चेंज किया हुआ। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या फिर आपने पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के, तो आपको जरूर फील हो जाएगा कि ये सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बताना आपको कि व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। आपको बताना बी कितने परसेंटेज है किसके, एज मार्क्स के, ठीक है। तो 20 के मार्क्स कितने हैं, पहले 468 डिवाइडेड बाय 624। अब देखिए, जिसकी परसेंटेज पूछी होती है उस वैल्यू को हम न्यूमिनेटर में रखते हैं और जिसके रेफरेंस में पूछा होता है उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। जैसे यहां पे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स, बीज के मार्क्स पूछे हैं, कितनी परसेंटेज है ए के मार्क्स की, तो इसलिए मैंने बी का पूछा है परसेंटेज, तो मैंने बी को न्यूमिनेटर में रखा है और ए को डिनोमिनेटर में रखा है। मल्टीप्लाई आ गया बेटा 100। बेटा जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75 और ये टोटल ओवरऑल निकल कर आ जाएगा आपके पास 75%। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, पर टाइम सेव हो जाएगा। बाकी आपने कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेट करोगे हार्डली आपको 10 to 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करके आपका आंसर आएगा 75%। डन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। लेवल बिल्कुल इजी था, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तकरीबन, और परसेंटेज से ये क्वेश्चन, ठीक है। बेटा फाउंडेशन बैच मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, जो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 27 अक्टूबर से, लाइव और ऑफलाइन दोनों। अगर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं आप, तो इस बैच में आप डेमो अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन गांधीनगर में हमारा सेंटर है और ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाउनलोड, अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड करिए, स्टोर पे जाकर चेक करिए, आपको वहां पे कोर्स अवेलेबल मिलेगा जेके एसएसबी फाउंडेशन बैच 2026। क्योंकि 2026 में जितने भी एग्जाम्स आने वाले उसका एक फाउंडेशन हम कवर करवा रहे हैं, ताकि इनकेस अगर आप कोई भी सिलेबस या न्यू नोटिफिकेशन आती है, जो भी सिलेबस रहेगा उसका 80% आपको कॉमन मिलेगा। डेमोज वहां पे, डेमो वीडियोस वहां पे भी अवेलेबल है। और ये बैच बेटा लाइव है, इसमें आपको रेगुलर टेस्ट रहेंगे, रेगुलर इंटरेक्शन रहेगी। ऑनलाइन की बात करो, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन रहेगी आपकी, ठीक है। जो भी डाउट आएगा आप पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर जम्मू से बाहर के हैं, कोई पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा या फिर कश्मीर किसी भी साइड के, पीजी की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई भी अदर क्वेरी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द difference between a discount of 20% on 25,000 and two successive discounts of 14% and 16% on the same amount। अब लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने बोला इस अमाउंट पे पहले 20% का डिस्काउंट, ठीक है, और उसके बाद इसी अमाउंट पे, सेम अमाउंट पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट, और फिर ये जो डिस्काउंट्स आपको मिले हैं इन दोनों का डिफरेंस बताना आपने क्या होगा। देखिए पहले क्या करना हमने, हम 20% निकालते हैं 25,000 का। जब 25,000 का आप 20% फाइंड करोगे तो बेटा ये आएगा 5 और कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 5,000। ये क्या है बेटा, डिस्काउंट है।
ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट किस वैल्यू किस प्राइस पे है 25,000 पे आपको 20% का जो डिस्काउंट है वो कितना 5,000, समझ आ गया, ये डिस्काउंट लिखा है मैंने 5,000। अब इन्होंने बोला एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14% एंड 6%, ये आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा सेम अमाउंट पे। अब मैं एक काम करता हूं 25,000 पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब ये होता है पहले 14%, इस अमाउंट पे 14% लगेगा डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट बचेगी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी देन उस पे 6% लगाना है आपने। ऐसे नहीं कि 14% प्लस 6% इज इक्वल टू 20%, तो सीधा 20% लगा दिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब यही होता है पहले 14% देन जो अमाउंट बचेगी फिर उस पे 6%, समझ आया। तो पहले मैं 25,000 का अगर मैं 14% निकालूंगा तो ये बेटा आ गया 14%, डन। इसको 0000 कैंसिल और पीछे बच गया 250 इंटू 14, 250 इंटू 14, ये 10 जर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2500, 4 जर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा 1000, तो बेटा ये आ जाएगा 3500। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3500। 3500 डिस्काउंट है, किस पे डिस्काउंट है 25,000 पे, तो 25,000 माइनस जब मैं 3500 करूंगा इज इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया, बच जाएगा 22 नहीं 21,500, ये अमाउंट बच जाएगी मेरे पास, डन। अब इस 21,500 पे आपने दूसरा डिस्काउंट लगाना है, कौन सा बेटा 6% का, तो जब 6% का डिस्काउंट लगाओगे इस पे तो ये मल्टीप्लाई 6%, क्या आ जाएगा बेटा 0000 कैंसिल, 6 5 जार 30 कैरी 3, 6 1 जार 6 और 3 9, 6 2 जार 12, तो बेटा दूसरा आपको जो 6% डिस्काउंट लगा वो है 1290 रुपीज। अब एक्चुअल में आपको ये जो 25,000 पे दो डिस्काउंट लगे, सक्सेसिव डिस्काउंट 14% 6%, वो कौन कौन से, एक 14% आपको 3500 आया और 6% आपको ये आया। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि टोटल डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट को ऐड करोगे 3000 4000 4500 और 4790 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा आपका, किस पे 25,000 पे, जब आप 14% प्लस 6% का डिस्काउंट लगाओ, डन, समझ आ गया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट। अब ये जो दो डिस्काउंट आए, जो पहले डिस्काउंट लगाया था आपने 20% का, फिर ये जो लगाया 14 और 16 का, इन दोनों का डिफरेंस बताना आपने। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा वैल्यू आएगी आपकी 210, 210, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। लेंथी नहीं है बेटा, अगर आप इसको अपने एंड से करोगे थोड़ा टाइम लग जाए, आराम से आप मुझसे जल्दी करोगे सॉल्व, मैं थोड़ा आराम से करवा रहा हूं तभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा बेटा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट और कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जाता है, पर बेटा जब ये सॉल्व करोगे यहां से तब आपकी वैल्यू जो होगी 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, माइनस 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 84 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बेटा 20 माइनस 0.84 मैं लिख सकता हूं इसको, और ये बनेगा 19.16, ये आपको डिस्काउंट मिला है। इन दोनों को जब ऐड करोगे ये डिस्काउंट बनेगा, तो ये डिस्काउंट आपको इस पे लगाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी, बाकी जो आपको बेटर लगे वो करो, उस तरीके से करो। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 643307 इज डिवाइडेड बाय 9। कह रहे इस पूरी वैल्यू को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा। अब आपको लास्ट टाइम भी ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, 9 पे ही किया हुआ है इनफैक्ट, कि भाई अगर 9 को आपने सॉल्व करना है, किसी भी वैल्यू को 9 से डिवाइड होती है या नहीं होती, आपने क्या करना है, उस वैल्यू का इंडिविजुअल डिजिट्स जो है उनको ऐड करना है। जैसे 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7, बेटा इस पूरी वैल्यू को ऐड करिए, ये कितना हो गया 10, 16 और 7 कितना हो गया 23, 23 को देन डिवाइड करिए 9 से, बेटा 2 जार 18 होता है तो रिमाइंडर बचेगा 5। इसका मतलब ये हुआ जब आप इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करोगे 9 से तो आपका रिमाइंडर 5 ही बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। इजी है ये, आपने किया होगा और आपसे भी हो रहा होगा ये सॉल्व इनफैक्ट, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, बेटा ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो लास्ट था वो नंबर सिस्टम का था। टाइम एंड वर्क में क्या आ गया, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। कह रहे ए और बी दोनों मिलाकर जो काम खत्म करते हैं वो कितने में खत्म करते हैं, 28 दिनों में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर
हो रहा होगा, ठीक है। While C and D can do the same work in 84 days, कह रहे हैं C और D दोनों मिलकर जो काम खत्म कर रहे हैं वो 84 डेज में कर रहे हैं सेम वर्क। ये आपको मेंशन है यहाँ पे सेम वर्क। याद रखिए वर्क का, टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये आपको अगर इस फॉर्मूले की समझ आए तो काफी सारी हेल्प हो जाती है, ठीक है। चलें, आप कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी एंड डी डू इट टुगेदर। अगर ये चारों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले मान लेते हैं टोटल डेज, सॉरी टोटल वर्क अज्यूम करते हैं कि कोई काम, कितना काम है जो इन सब ने कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये 28 दिन है और ये 84 दिन है, 84 डेज। हम ऐसी फिगर उठाते हैं जो दोनों से डिवाइड होती है, जो दोनों से डिवाइड होती है। तो मैं मान लेता हूं, देखिए 84 जो 28 के टेबल में 84 आता है, जब 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो ये 4 कैरी 2, ये 84 आ जाएगा। तो मैं 84 ही मान लेता हूं। 84 क्या, 84 यूनिट्स। मान लीजिए कोई भी ऐसा काम है जिसको मैंने यूनिट्स में रखा हुआ है, यूनिट्स, ठीक है, चाहे वो चेयर बनाने का, टेबल बनाने का, कुछ भी, एप्पल काउंट करने का, कोई भी ऐसा काम, 84 यूनिट्स मैंने लिख दिया। अब क्या है, ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं, इस 84 यूनिट्स को कंप्लीट करने में वो 28 डेज लगा रहे हैं। और सेम काम 84 यूनिट्स का जो काम है, ये जो जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 84 डेज लगा रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं एफिशिएंसी किसकी हाई है, तो आप बोलेंगे एफिशिएंसी इन दोनों की हाई है। एफिशिएंसी क्या होता है कि आप कितनी स्पीड से, कितनी तेजी में एक दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे साथ एक और कोई लड़का है, तो हम दोनों की, हमें एक टास्क दिया गया कि हमें क्या करना है, लोडिंग करनी है जी, टेबल को लोड करना है हमने, ठीक है। किसी भी जगह पे टेबल को एक जगह से उठाकर या फिर दूसरी जगह पे लोड करना है। तो टोटल जो डेस्क है वो है, टोटल जो टेबल है वो है 100। अगर मैं एक दिन में 10 ही टेबल्स को लोड कर पा रहा हूं और जो मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ है वो एक दिन में 20 टेबल को लोड कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एक दिन में मैं 10 कर पा रहा हूं, वो एक दिन में 20 कर पा रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी, उसकी एफिशिएंसी हाई है, समझ गए। तो इसमें इसकी एफिशिएंसी हाई है, ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी हाई है, तभी ये कम दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। अब मैं वो जो 100 टेबल है मैं वो 10 दिन लगाऊंगा, बट मेरा दोस्त वो 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो जिसकी एफिशिएंसी हाई होती है वो उतने कम टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में। डन। अब 84 को कंप्लीट करने में 28 डेज लगा रहे, 84 को कंप्लीट करने में ये कितने डेज लगा रहे हैं, 84 डेज लगा रहे हैं। डन, समझ आया। अब मैंने निकाली एफिशिएंसी। मैं बोल रहा हूं ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेटा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल वर्क कितना है बेटा 84 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बेटा 28। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट्स को कंप्लीट करते हैं, 3 यूनिट्स बनाते हैं। एक दिन में 3 बनाते हैं तभी वो 28 डेज में 84 यूनिट्स को कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद आ गया सी प्लस डी, ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं। देखिए एफिशिएंसी जब फाइंड करना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क कितना हमारे पास 84, टाइम कितना बेटा हमारे पास 84, तो ये बेटा कितना आ गया 1 यूनिट। इसका मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं दोनों मिलकर कितना काम कितने यूनिट में करते, सॉरी कितने, एक दिन में कितना यूनिट कंप्लीट करते हैं, एक। तो एफिशिएंसी किसकी हाई है, इनकी हाई है। अब बोल रहे हैं कि जब चारों मिलकर सेम काम खत्म करेंगे तो चारों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब है चारों की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं। तो जब मैं ए प्लस बी को ऐड करूंगा, देन सी और डी को भी ऐड करूंगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है बेटा 3 और सी प्लस डी की है बेटा 1, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 4। इसका मतलब ये चारों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट्स बनाएंगे। तो बताइए ये कितना टाइम लगाएंगे, इन हाउ मेनी डेज विल ये चारों के चारों मिलकर काम खत्म करेंगे। तो बेटा एफिशिएंसी इतनी है, टोटल वर्क आ गया 84 डिवाइडेड बाय बेटा 4, 4 2 जार 8, 1 जार 21। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डन। और ये किस यूनिट में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। हमने जितने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सब में आपको जो वैल्यूज दी थी वो किलोमीटर और आवर में ही दी थी, बट यहां पे जो आपको वैल्यू पूछ ली है वो किस में पूछ ली है, इन्होंने सेकंड्स में पूछ ली। इसका मतलब
पहले आपको इस आर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में, और किलोमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा, मीटर। टर्न समझ आ गया। अब देखिए, हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5015 मीटर इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 306 किलोमीटर पर आवर। बेटा स्पीड आपको सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया आपको, 5015 मीटर आपको डिस्टेंस दिया, और स्पीड कितनी दी है बेटा, 306 किलोमीटर पर आवर, ये आपको स्पीड दी है। अब देखिए, जब मैं किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो बेटा सेकंड्स में पूछा है, जब आपको मैं किलोमीटर पर आवर को सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या करना मुझे, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को जब मैं चेंज करूंगा सेकंड्स में, तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, ये आपको पता है। अब ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गए, पीछे बचा 10, 10 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 18, बट किसमें बेटा, ये मीटर पर सेकंड में। कई बार ये चीजें वैल्यू आपको डायरेक्ट लर्न भी करवाई जाती हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप उसको 5/18 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं। आप इस तरह भी याद करने की भी जरूरत नहीं, कितना टाइम लगेगा हार्डली आपको करने में, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया बेटा, मैं किलोमीटर 306 इंटू किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूं 5/18 मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूं। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया बेटा 10 by 15 16, ये मैं इसको कर लेता हूं, ये 306 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। 17 इंटू 5, ये आ जाएगा 7535 कैरी 385 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा क्या निकल कर आ गई आपकी स्पीड। पहले आपको स्पीड जो दी थी वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर दी थी, बट आपको क्वेश्चन सेकंड्स में पूछा था और डिस्टेंस आपको मीटर में दिया था, तो वो मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड। डन। अब आपको ये सॉल्व, अब सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। आपको टाइम पूछा ना, सेकंड पूछा, आपको टाइम पूछा, टाइम को इस तरफ ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। डिस्टेंस है आपके पास 5015 डिवाइडेड बाय स्पीड है बेटा 85। अब ये आ गया मीटर और ये आ गया पर सेकंड आराम से। डन। अब आपने सिंपल इसको डिवाइड करना है, 5015 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू 59 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो चल रही है। ये 59 ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। समझ आ गया, ठीक है जी। ये आपका बेटा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स है वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रही है डेली बेसिस पे। आपका बेटा जीएस का कंपोनेंट, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, इंग्लिश, डेली सिंगल वीडियो सभी में अपलोड होती है। ऑलमोस्ट 5 वीडियोस डेली की अपलोड हो रही है। अगर आप अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया, आप डेमो वीडियोस अटेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। डेली वीडियोस के आपको कोई भी डाउट है, आप कांटेक्ट, ये मैंने ऊपर मेंशन किए थे कांटेक्ट नंबर, आप उस पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फिलिप कह रहे फिलिप इज ट्वाइस गुड अ वर्कमैन एज रॉय। इसका मतलब ट्वाइस गुड का मतलब क्या हो गया, ये एफिशिएंसी बता रहा है आपको। ट्वाइस गुड का मतलब हो गया कि अगर रॉय आपको एक दिन में एक काम कर रहा है, तो रॉय अगर सिंगल डे में एक काम कर रहा है, तो जो फिलिप है वो एक दिन में क्या करेगा, 2 यूनिट्स कंप्लीट करेगा। तो तभी तो ट्वाइस गुड हुआ, दुगना काम कर रहा है उसका, ठीक है। तो ये आपको ये एक किस्म का ये आपको ये हिंट दे रहा है। एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 50 डेज। कह रहे और दोनों मिलकर जो काम खत्म करते हैं बेटा 50 डेज में खत्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल फिलिप अलोन फिनिश द सेम वर्क। लेकिन कह रहे फिलिप को कितना टाइम लगेगा वो सेम काम खत्म करने में जब वो अकेला काम करेगा। समझ आया क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे आपको दिया है, ये सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन में लिखता हूं, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। फिलिप इज ट्वाइस गुड अ वर्कमैन एज रॉय, मतलब फिलिप जो है वो 2 टाइम्स काम कर रहा है किसके, रॉय के। यस, अगर रॉय 1 यूनिट बना रहा है तो फिलिप 2 बनाएगा। अगर रॉय 2 बना रहा है तो फिलिप 4 बनाएगा। अगर ये 3 बना रहा है तो फिलिप कितने बना देगा, 6 बना देगा। समझ आए, ट्वाइस एज गुड एज रॉय। तो फिलिप की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है, यहां से एफिशिएंसी। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पे एक और बताता हूं,
कभी कभार आपको रेट बोला जाता है, कभी कभार आपको एफिशिएंसी बोला जाता है। तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में रेट और एफिशिएंसी बेटा दोनों सेम होती है। रेट का मतलब होता है किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी स्पीड से। ऑलमोस्ट वही चीज हो जाती है, कितना एफिशिएंटली आप एक दिन में काम कर पा रहे हैं। समझ आ गई आपको चीज? तो वही सेम फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखा था, वर्क इज इक्वल टू बेटा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये याद रखिए, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए इसको, ठीक है। पहले हमने इक्वेशन लिख ली, फिलिप इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज रॉय, डन, एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज। कह रहे जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो जो काम खत्म करते हैं वो कितने दिनों में खत्म करते हैं? 50 डेज में खत्म करते हैं। डन, समझ आया? अब देखिए यहां पे अगर दोनों मिलकर जो काम खत्म कर रहे हैं वो 50 डेज में कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं पर डे वर्क की जो एफिशिएंसी है, पर डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, तो बेटा एक दिन अगर वो 50 दिन लगा रहे हैं किसी काम को खत्म करने में, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, खत्म करेंगे 1/50। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें जो होती हैं जो नहीं समझ में आती, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले समझिए ध्यान से, फिलिप प्लस रॉय दोनों मिलकर जो काम खत्म करते हैं 50 डेज में खत्म करते हैं। अब मैंने पूछा एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम खत्म करेंगे। जब दोनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में मिलकर कितना खत्म करेंगे काम को। देखिए अब मैं एक्चुअल में पूछ रहा हूं एफिशिएंसी। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? एफिशिएंसी, कि मुझे बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो मैंने बोला एफिशिएंसी। अब यहां पे क्या होता है, हम तकरीबन जब सॉल्व करते हैं, हम वर्क को जब गिवन ना हो वर्क, हम वर्क को 1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, तो 1 को इसलिए माना जाता है क्योंकि 1 जो है अपने आप में एक कैलकुलेशन इजी करवा देता है, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है आपको सॉल्व करने। तो वर्क को अगर मैं 1 मान लूं तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड, या फिर मैं बोलूं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एफिशिएंसी हो जाएगा। ये यहीं से निकल कर आया ना। तो वर्क को अगर मैंने 1 मान लिया तो टाइम को अगर मैंने कितना 50 मान लिया, इज इक्वल टू क्या निकल जाएगी? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसकी बेटा? P प्लस R दोनों की। तो ये वहां से निकल कर आया। पर डे जो एफिशिएंसी आपकी वो क्या? 1/50 निकल कर आई। डन। अब चलिए आगे। अगर ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर जो एक दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो बेटा कितना करेंगे? 1/50। एक दिन का काम जो खत्म हुआ वो 1/50 है। समझ आ गया? चलिए अब मैं ये रब करता हूं, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे फिलिप का फाइंड करना है। फिलिप का पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल फिलिप अलोन फिनिश द सेम वर्क। तो अगर मुझे फिलिप का फाइंड करना, मैं यहां पे पुट करता हूं फिलिप की इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमें ये गिवन दिया कि फिलिप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रॉय, तो मुझे बताइए मैं ये लिख सकता हूं इसको P/2 इज इक्वल टू R, आराम से लिख सकता हूं। 2 को मैंने यहां भेज दिया, इसका मतलब ये हुआ कि रॉय की जो एफिशिएंसी है वो फिलिप के हाफ है। इस तरह समझ लो, या फिर सिंपल आप इसको 2 पर भेज कर नीचे 1 है। अब आप जहां पे रॉय गिवन है वहां पे आप फिलिप को पुट कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा P प्लस P/2। ये बेटा ये जो इक्वेशन है मैंने यहां पे पुट की है बेटा, इस रॉय की जगह फिलिप को पुट किया। क्यों किया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में फिलिप का पूछा गया फाइनल। अगर रॉय का पूछते तो मैं फिलिप को चेंज करके रॉय का लिखता। समझ आ गई ये चीज? अब देखिए ये अगर इजिकल टू 1/50 हो गया बेटा, इसको सॉल्व करोगे ये 2p हो जाएगा, 3p डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 1/50। ये 3 बेटा नीचे जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। p इजिकल टू 2/150 इजिकल टू ये बन जाएगा बेटा 1/75। मतलब एक दिन में जो फिलिप काम कंप्लीट करता है वो 1/75, उसकी ये एफिशिएंसी है। याद रखना टोटल वर्क 1 क्या है? मेरा टोटल वर्क है, डिवाइडेड बाय ये क्या है? टाइम है। तो आप इसको फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ ये चल रहा है अभी, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, सर टाइम तो 50 था, 75 कहां से निकल कर आ गया। ये सॉल्व करेगा पुट करने के बाद आई ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फिलिप की वैल्यू आ गई ये बेटा। अब पूछ रहे हैं कि अगर फिलिप जो है पूरे काम को कितने टाइम में खत्म करेगा, तो फिलिप इज इक्वल टू एफिशिएंसी, अगर मैं इसको लिखूं दोबारा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, जो मैंने अभी इससे पहले भी लिखा था, डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफिशिएंसी मैं किसकी फाइंड कर रहा हूं बेटा? फिलिप की। तो फिलिप आ गया, ये मैंने P लिख दिया फिलिप की, और इज इक्वल टू मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हाउ मेनी डेज
टाइम फाइंड करना है। ये ठीक था, मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करता हूं। मुझे टाइम फाइंड करना ना, एफिशिएंसी नहीं फाइंड करनी, टाइम फाइंड करना। तो टाइम को मैंने यहां पे भेज दिया बेटा, इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, समझ आ गया। टोटल वर्क मैंने पहले से ही अज्यूम करके रखा है 1 है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी क्या है फिलिप की, ये अभी जस्ट हमने फाइंड की 1/75। तो 1/75, तो ये 75 सीधा ऊपर चला जाएगा, तो 75 डेज। टाइम कितना लगेगा बेटा फिलिप को ये सेम काम कंप्लीट करने में? 75 डेज लगेंगे। बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपको प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन अगर आपको चीजें समझ है तो आप अगर इसको देखोगे समझोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ अ टीम, बड़ी बार ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये किसी और शिफ्ट में सेम क्वेश्चन था, या फिर वैल्यू मतलब लैंग्वेज सेम थी, सारा कुछ सेम था, मैनेजर को ही ऐड किया था, जस्ट क्या आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज की हुई। कह रहे हैं एवरेज, एवरेज का बेटा क्या फॉर्मूला है बेटा? एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 65 एम्प्लॉइज, 65 एम्प्लॉइज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर क्या आएगा बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, ये जो 87 दिया है बेटा, ये क्या दिया? एवरेज दिया, तो इज इक्वल टू 87। तो अगर मैं सम फाइंड करूं तो बेटा ये बन जाएगा 87 इंटू 65 इज इक्वल टू, ये मैं फाइंड कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं इसको, 87 इंटू 65, 87 इंटू 65, ये आ गया बेटा 5655, ये आ गया सम। सम क्या आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन थे उनकी वैल्यूज का सम आ गया बेटा। डन। कह रहे इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, कह रहे अगर हम मैनेजर का वेट इंक्लूड करेंगे देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले एवरेज 87 था, अब 88 हो जाएगा, लेकिन मैनेजर ऐड होगा। तो मैनेजर बेटा अगर ऐड होगा तो मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? पहले अगर 65 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 66, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुई ना, एक ऐड किया। और बेटा जो एवरेज है वो 1 से चेंज होगा, 1 kg से, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 88 आ जाएगा। कह रहे फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर, तो बेटा सेम आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 88 मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू बेटा बनेगा 5808। डन। अब इन दोनों को जब आप माइनस कर लोगे आपके पास मैनेजर का वेट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये बेटा सम ऑफ 65 वेट्स हैं, जो हर बंदे का एक अपना अपना वेट है, 40 kg 50 kg सबका सम है, और यहाँ पे भी सबका सम है। जब दोनों को माइनस करोगे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही पर्सन का, मैनेजर का, तो जब इन दोनों को बेटा माइनस करोगे आप, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5655 इज इक्वल टू 153। डन। बेटा कैलकुलेशन में इसलिए करूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी, ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस कुछ और सॉल्व करने तो टाइम लग जाएगा इसलिए, अदरवाइज आप करेंगे आपको 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 153, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चंस हमने किए हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, द सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो ऑफ, कह रहे एबीसी जो है, ए बी और सी, इनका जो सैलरी का रेशियो है वो है बेटा ये, सैलरी का रेशियो है ये। कह रहे इफ देयर टोटल सैलरी इज, अगर टोटल सैलरी तीनों की मिलाकर 2706 रुपया, फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय सी, तो सी कितनी सैलरी रिसीव करता है? देखिए ये होती है रेशियो। अगर आपको एक्चुअल सैलरी चाहिए तो आपको यहाँ पे एक एक्स एक्स यहाँ पे पुट करना है। अब ये ए की सैलरी है, ये बी की सैलरी है, ये सी की सैलरी है। पहले जो था वो ए की सैलरी का रेशियो था। अब जब मैंने एक्स, हम एक्स फाइंड करेंगे, जब मैं एक्स को पुट करूंगा आपको ए की सैलरी निकल जाएगी। तो अब इन्होंने बोला ये जो सैलरी तीनों की जो सैलरी है, मतलब जो 5x है प्लस 6x है प्लस 11x है, इन तीनों को मिलाकर बेटा जो सैलरी का सम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2706 इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब इन तीनों को ऐड करिए, 11 और 6 कितना हो गया? 17 और 5 कितना हो गया? 22x। 22x इज इक्वल टू 2706, और x की वैल्यू बेटा जब फाइंड करोगे 2706 डिवाइडेड बाई 22, जब आप इसको करोगे 22 1 22,
कैरी कितना गया बेटा 550 हो गया, 4 जार 44 बेटा, 6 गया 60, ये आ गया 6 जार 66। तो बेटा ये आ गया 20, सॉरी 6 जार नहीं, ये 11 से नहीं कर रहा मैं, 3 से कर रहा हूं। 3 जार मैंने शायद 11 कंसीडर कर लिया। 22 1 जार 22 हुआ ना बेटा, अब ये 5 गया यहाँ पे तो कितना हो गया 50। 22 2 जार होता है 44, फिर यहाँ पे गया 6 और 22 3 जार होता है 26। मैंने पहले 11 से डिवाइड कर दिया, डन। अब x की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 123, 123 वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप यहाँ पे जब पुट करोगे 123 मल्टीप्लाई 5 करोगे, ए की सैलरी आ जाएगी, पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे, बी की सैलरी आ जाएगी। हमें सी का फाइंड करना है, तो 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 123 से, तो बेटा ये आ जाएगा 321, फिर मल्टीप्लाई बेटा आ जाएगा 3241, ये 3531, 1353 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर सेम, मतलब बस वैल्यूज चेंज ऑलमोस्ट सेम, आफ्टर 6205 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज poured into the tank, it was still, कह रहे 6205 लीटर डालने के बाद भी टैंक में, जो टैंक है वो कितने परसेंट से खाली है बेटा, 15% से खाली। अब मुझे बताइए, अगर मैं टैंक की बात करूं तो बेटा टैंक जो है वो अपने आप में जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है बेटा, 100% कैपेसिटी है। कह रहे 6205 लीटर डालने के बाद भी 15% जो है वो वेकेंट रह गया, मतलब खाली रह गया टैंक। इसका मतलब जो फिल हुआ है, जो भर गया है, वो परसेंटेज में कितना बेटा, 85%। सिंपल सी चीज, अगर पूरे 100% उसकी कैपेसिटी है, इतना दूध डालने के बाद भी poured into the tank, चलो कोई दूध मान लेते हैं, ठीक है, दूध इतना डालने के बाद भी 15% एम्प्टी रह गया, इसका मतलब फिल कितना हुआ, 85%, 85%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6205 जो वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी है बेटा, 85%। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल मतलब 100%। तो 6205 डिवाइडेड बाय 85 कर लीजिए यहाँ पे, और ये आ गया बेटा 1%, ठीक है जी, जब 85 बेचा 1। अब फुल निकालना मतलब 100% निकालना है, तो 6205 डिवाइडेड बाय 85 कर लीजिए, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डन। तो 100% कैपेसिटी आपको निकल कर आ जाएगी। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होकर 73 आएगा बेटा, और 73 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मैथ्स की वीडियो हमेशा हमारी थोड़ी लेंथी रहती है, बाकी दोनों छोटी रहती है, बट मैथ्स की लेंथी रहती है क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मुझे लग रहा है कि मैं इस सीरीज में कम से कम आपको 3-4 बार रेगुलर करवा चुका हूं। अगर आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी करने में, लेकिन मैं अब इस वीडियो में फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 572 बेटा, 11 नंबर, और जो 11 फिगर है ये बेटा ऑड फिगर है, और जब ऑड फिगर होती है तो सेंटर में एक आएगा बेटा, तो इस तरफ 5 वैल्यूज रहेंगी और इस तरफ 5 रहेंगी, इस तरह लिख सकता हूं ना, ये आपको मैंने बताया। ऑड की बात कर रहा हूं, जब ऑड 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो बेटा जब 11 की बात करूं, एक सेंटर में रखा 5 इस तरफ 5 इस तरफ, यानी जो एवरेज है ना इन 11 का वो क्या है बेटा, 572 है। और मैंने आपको बताया था जो एवरेज होता है ना वो सेंटर वाला नंबर होता है, सेंटर वाला खुद जो नंबर होता है ना वही एक्चुअली में एवरेज होता है इन 11 नंबर का। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इन 11 नंबर को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 11 करोगे, इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वही एवरेज होगा। तो आप क्या करिए, 5, मैंने बोला ये जो सेंटर वाला नंबर होगा वो 572 होगा, डन। तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 571, इससे पहले वाला कौन सा होगा, 570, इससे पहले वाला 579, सॉरी 69, इससे पहले वाला 568, इससे पहले वाला 567, डन। तो ये पहले 5 नंबर हो गए, 3 और 2 5, फिर ये आ गया 6वां, फिर इसके बाद 573, फिर 574, फिर 575, फिर 576, ये कितने हो गए बेटा, 3 2 4, ये आ गया 577। अब जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड 11 से करोगे, तब आपके पास जो बेटा एवरेज निकल कर आएगा वो सेंटर वाला नंबर निकल कर आएगा। करके देखना, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि भाई जो सेंटर वाला नंबर होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। और ये ऑड नंबर में बात की थी, जब 11 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो ऑड होने चाहिए। इवन में क्या बताया था, सेंटर के 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने, ठीक है। तो आपका आंसर 572 ही है बेटा इसका आंसर। फाइंड द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कौन सा है, यही तो है मिडिल नंबर, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, मिडिल नंबर यही हो गया। तो 572 बेटा ऑप्शन है आपका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलें बताएं। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज 3840 a shopkeeper losses 20%, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%। अब देखिए जो लॉस और जो प्रॉफिट होता है ये हमारा होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है बेटा जिसपे आप चीजों को परचेज करके लाते हो। आप अगर मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मैं कोई चीज, मान लीजिए मेरा बिजनेस है बैटरी का, ठीक है, और अगर मैंने बैटरी बैक एंड से मतलब फैक्ट्री से मैं परचेज करके ला रहा हूं 10,000 की, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने 11,000 की सेल की तो मतलब मुझे 1000 का प्रॉफिट है। अगर मैंने 9,000 की सेल की मतलब मुझे 1000 का लॉस है। ये डिसाइड किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे डिसाइड हो रहा है। समझ आ गया। तो कह रहे बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज दिस, इस पे सेल किया, ये सेलिंग प्राइस है। आ शॉपकीपर लॉसेस 20%, शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ, 20% का। अब देखिए मैंने बोला सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 20%, सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू 80%, क्योंकि लॉस हो गया ना 20%। कोई भी चीज अपने आप में 100% है। मतलब अगर मैंने 10 रुपए की चीज ली है तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है उसका, तो 10 रुपए अपने आप में 100% है, 20 रुपए अपने आप में 100% है। तो मैंने बोला सेलिंग प्राइस जो है, जो मैंने सेल किया वो कितने में सेल किया, लॉस में किया। कितने लॉस पे, 20% लॉस पे। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% निकाल लूं तो वही तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि लॉस हुआ है मुझे। कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 रुपए की चीज लाई थी तो लेकिन बेची मैंने कितने, 20% नुकसान में, मतलब 80% की बेची। कॉस्ट प्राइस का 80% जो है वही सेलिंग प्राइस है। समझ आया। तो बेटा इसमें कॉस्ट प्राइस आपको दी है 3840 और सेलिंग प्राइस है बेटा, सॉरी सेलिंग प्राइस दी आपको, कॉस्ट प्राइस यहां पे कितनी आपको नहीं पता, तो ये मैंने फाइंड कर लेना यहां से कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये कितना निकल जाएगा, 3840 इंटू ये आ गया बेटा 100 डिवाइडेड बाई आ गया 80। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 कितने जर 8 4 जर हो गया 32, कैरी गया 6, 8 हो गया 80 हो गया और 4880, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4800। ये क्या है बेटा, ये है कॉस्ट प्राइस जो आपने निकाली। इस कॉस्ट प्राइस पे आपको 20% का नुकसान हुआ, देन जाकर आपने चीज कितने की बेची 3840 पे बेची। समझ आया। अब आपको पूछा एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%, गेन 20%। अब उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि उसको फायदा मिले। अब वापस वही बात है, जो प्रॉफिट होता है बेटा वो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस अब मुझे मिल गई ना 4800, तो अब कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने बोला अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 10 रुपए की चीज लाई है वो अपने आप में 100% है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है बेटा 100% है 4800। अब यहां पे देखो, अब मैंने बोला आपको कि सेलिंग प्राइस आपको कितने में सेल करें कि उसको प्रॉफिट जो मिले वो कितना मिले 20%। तो सीपी में जो कॉस्ट प्राइस जो से खरीद के लाया है वो 120% पे बेचेगा, तभी जाकर उसको क्या होगा, मुनाफा होगा 20% का। समझ आया। क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% तो है, ये 100% पे ऊपर 20%, तब जाकर उसको कितना होगा, प्रॉफिट होगा। तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें, कॉस्ट प्राइस हमने देखा 4800 मल्टीप्लाई, ये आपको शायद प्रॉब्लम हो, यहां पे करिए 4800 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है, और 480 इंटू 12 बच गया। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4800 बनेगा, जब डबल करोगे कितना हो जाएगा 8960 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0675760। अगर ये बंदा जो शॉपकीपर है ये अगर 5760 रुपीज का सेल करेगा, 760 रुपीज का सेल, तब जाकर उसको गेन कितने का होगा बेटा, 20% का गेन होगा। समझ आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6
कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 6 से डिवाइड हो जाएगी? देखो 6 से जो डिवाइड होगी वो कौन सी टर्म होती है जो 6 से डिवाइड होती है? जो 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है, छोटी छोटी वैल्यूज, वो आपको इजीली फाइंड। जो 2 से भी डिवाइड होगी, जो 3 से भी डिवाइड होगी, जो दोनों से डिवाइड होंगी, वो 6 से डिवाइड होगी। कैसे करना है? अब पहले बताइए 2 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है? इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे एंड में जिनके 2 है वो 2 से डिवाइड होते हैं, एंड में जिनके 4 है वो भी 2 से डिवाइड होते हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारी वैल्यूज किससे डिवाइड हो जाती है? 2 से डिवाइड हो जाती है। एंड में जो यूनिट डिजिट है वो कितना होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट इवन नंबर है? नो, 5 है। क्या यूनिट डिजिट 1 है? वो इवन नंबर है? नो, 1 जो है वो ऑड होता है। क्या यूनिट डिजिट इवन है? यस, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट 3 ये इवन नंबर है? नो, इसका मतलब डी भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं, ये तीनों के तीनों जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होंगे। अब मान ले आप ये 2 से कोई दो वैल्यूज आ गया आपके ऑप्शंस में, आ गया एक 6 है, एक 4 वाली भी टर्म आ गई, देन क्या करना है आपको? 2 से तो दोनों डिवाइड हो रही है, फिर आपने ये ट्राई करना है वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो बेटा 3 का डिवाइड सेम वैसे करते हैं जैसे 9 का करते हैं। कैसे करते हैं? इंडिविजुअल नंबर को ऐड कर लो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 12 कितना हो गया बेटा? 27। तो क्या 27 3 से डिवाइड होता है? यस, 27 9 से सॉरी 3 के टेबल में आता है 27, 3 9 जा 27 हो जाता है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? रेशियो का क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट इन सभी टाइप्स में सेम सेम क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, 3 नंबर है बेटा जो किस रेशियो में है? 19 की रेशियो में, 21 की रेशियो में और 23 की रेशियो में। ये नंबर नहीं है बेटा, ये नंबर्स की रेशियो है। अगर मुझे इस नंबर को फाइंड करना है, मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको फाइंड करना है एक्स को, इसको फाइंड करना है एक्स को। इसका मतलब जब अगर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली तो मैं ये नंबर भी फाइंड कर लूंगा, ये भी फाइंड कर लूंगा, ये भी फाइंड कर। अभी फिलहाल ये रेशियो दी है नंबर्स की, नंबर नहीं है। कह रहे इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर है उसका थ्राइस और एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, कह रहे पहला और दूसरे नंबर का सम किया, फिर इसका डिफरेंस निकाला किसके साथ? थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर के साथ, इज 841। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज है, सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ। तो करते हैं पहले, थ्राइस किसका लेना है? थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर जो बेटा है उसका थ्राइस लीजिए, थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर 23x, ये बेटा नंबर है पूरा। अब ये रेशियो नहीं है, नंबर है। इसका थ्राइस, डिफरेंस पहले दोनों का सम, तो 19x प्लस 21x, और ये जो निकल कर आएगा बेटा क्या निकल कर आएगा? 841 निकल कर आएगा। फिर कह रहे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। ये आराम से सॉल्व करेंगे, पहले इसको कर लीजिए। 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, ये आ गया x माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 40x इज इक्वल टू हो गया 841। ठीक है जी, इन दोनों को जब माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 29x इज इक्वल टू हो गया 841, और x की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर लेंगे। 841 डिवाइडेड बाय 29, तो 29 3 पर आएगा ना, ये 29 29 कितना हो गया? 58 58, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई 3 और करोगे कितना आ जाएगा? 58 58 और 29 क्या गया? 17 कैरी 1 87, ये बड़े आगे चला गया। 27 नहीं नहीं, ये मैंने गलत किया। 58, चलिए यहीं पे कर लेता हूं मैं। 841 बेटा डिवाइडेड बाय 29, ये बेटा आएगा 29। ठीक है, ये आगे चला गया, मैंने आगे नहीं जाना, 2 तक ही रहना। ठीक है, ठीक कर रहा था। ये आ गया बेटा 29। अच्छा, ये सीधा 29 का स्क्वायर ही तो है ये। ठीक है, 841 क्या होता है? 20। ये होता है एक्टिव, अगर आप रहते हैं तो आपको उसी टाइम, नहीं तो कैलकुलेशन में भी टाइम सेव। अब मेरा भी ध्यान नहीं जा रहा, ये 29 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 841 29 का स्क्वायर है, सीधा कैंसिल हो जाएगा, 29 आ जाएगा। डन। तो x की वैल्यू बेटा फाइंड कर ली आपने 29। अब कह रहे बताइए जी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस बताइए। अब तो नंबर आपको पता चल गया क्योंकि x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो 19 इंटू 29 माइनस इन दोनों का, फिर 23 इंटू 29, ये भी बेटा आ गया। अब ये मुझे कैलकुलेटर में करना पड़ेगा क्योंकि इसको टाइम लगेगा।
19 इंटू 29 बेटा ये आ गया 551 माइनस 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 667। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बेटा ये आपका आंसर आएगा 116116 और जो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ये आपके बेटा 13 क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट हुए। सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2022 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 24 जनवरी 2022 जो सेकंड शिफ्ट नहीं फर्स्ट शिफ्ट जो उसका ये कंपोनेंट किया मैथ का। कल करेंगे रीजनिंग का फिर करेंगे कंप्यूटर का। फिर 24 जनवरी को शिफ्ट सेकंड भी हुई थी फिर उसका भी मैथ फिर रीजनिंग फिर कंप्यूटर। डन। आई होप आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही होगी, आपको फायदा हो रहा होगा। एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज समझ आ रहे होंगे किस ट्रेंड में किस तरह पूछा जाता है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।